हेलो गाइज। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यह है क्लास 9 का चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प कर सकते हैं और ये अदर क्लासेस में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो यहाँ पे बच्चों 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 1889, 1869, 1789 और 1779। तो कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1789, 1789 और किस डेट में हुई थी? तो यह हुई थी 5 मई 1789 को, जब एस्टेट जनरल का अधिवेशन हुआ था। एस्टेट जनरल का अधिवेशन के साथ आरंभ हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस भूभाग पर फ्रांसीसी उपनिवेश का स्थापित हुआ था? तो भारत के किस भूभाग पर फ्रांसीसी उपनिवेश स्थापित हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है यह होगा चंद्रनगर। किस स्थान पर हुआ था? चंद्रनगर पर हुआ था। किस पर हुआ था? चंद्रनगर पर स्थापित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बास्तील के दुर्ग का पतन कब हुआ था? तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बास्तील के दुर्ग का पतन कब हुआ था? ऑप्शन है आपके 12 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789, 19 जुलाई या 24 जुलाई। तो इसका जो सही आंसर बी ऑप्शन सही है, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तील के दुर्ग का पतन हुआ। तो इसी के साथ पूर्ण रूप से फ्रांस में क्रांति आरंभ हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी बताओ? 1792 में, 1892 में या 1992 में? तो इनमें जो बच्चों फ्रांस की में गणतंत्र की जो स्थापना हुई थी सबसे पहले 1792 ईस्वी में और उसके बाद में हुई थी 1848 ईस्वी में। ये 2 डेट है फ्रांस के गणतंत्र के। दोनों में जो भी ऑप्शन आपको आता है आप उसी को करेक्ट करेंगे, 1792 और 1848। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय सम्मेलन में नया संविधान बनाया था। राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि नेशनल असेंबली, जो तीसरी स्टेट के लोग थे, उस तीसरी स्टेट के लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। उन्होंने नया संविधान बनाया था 1781, 1791, 1799 या 1805। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर है 1791 ईस्वी में। देखो संविधान बनाया 1791 ईस्वी में और संविधान लागू कब किया? यानी कि गणतंत्र की स्थापना की 1792। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट की अंतिम पराजय कब हुई? नेपोलियन बोनापार्ट की अंतिम पराजय कब हुई? तो अंतिम पराजय कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी, ऑस्ट्रिया में थी, वाटरलू में? तो ऑप्शन है वाटरलू में। कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा 1815 ईस्वी में वाटरलू में बोनापार्ट की अंतिम पराजय हुई थी। याद रखेंगे 1815 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी? वाटरलू में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वाटरलू में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, फ्रांस की संसद का क्या नाम था? ये तो सभी को पता है। फ्रांस के संसद का क्या नाम था? फ्रांस के संसद का नाम था स्टेट्स जनरल। क्या नाम था? स्टेट्स जनरल। बाद में क्या नाम रखा गया था? राष्ट्रीय सभा या नेशनल असेंबली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। लुई में राजा कौन था? फ्रांस का राजा राजा था लुई 16। कौन था राजा? लुई 16। इसको गुलोटिन पर चढ़ाया गया था। तो इसको गुलोटिन पर चढ़ाया गया था 1793 ईस्वी में। कब चढ़ाया था? 1793 ईस्वी में, 21 जनवरी को। चलिए अगला प्रश्न देखो। फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो फ्रांस की क्रांति का जो तत्कालीन कारण था वह क्या था? आर्थिक तंगी, स्टेट जनरल का अधिवेशन या सम्राट की मृत्यु? ये सभी कारण सही हैं, लेकिन प्रश्न क्या पूछा है? तत्कालीन कारण। फ्रांस की क्रांति के कारण सारे सही हैं, लेकिन जब पूछना तत्कालीन कारण तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्टेट जनरल का अधिवेशन। यह जो हुआ था तब तत्कालीन कारण यही बना था। कब हुआ था ये? जुलाई 5 मई 1789 को। कब हुआ था? 5 मई 1789 को। कब हुआ था? 5 मई 1789 को हुआ था। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में फ्रांस में सम्राटों का शासन किस प्रकार का था? निरंकुश और स्वेच्छाचारी, निरंकुश और भ्रष्टाचारी, निरंकुश या अंधविश्वासी, निरंकुश या अधर्मी? तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, निरंकुश और स्वेच्छाचारी। ये ऑप्शन सही है। चलिए अगले कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको भी देखते हैं।
जैसे पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी? तो आपको अभी बताया था फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी। फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 को आरंभ हुई थी। कब हुई थी? 5 मई 1789 ईस्वी को आरंभ हुई थी। दूसरा प्रश्न है, फ्रांस की राष्ट्रीय सभा किन सिद्धांतों पर आधारित थी? फ्रांस की राष्ट्रीय सभा किन सिद्धांतों पर आधारित थी? तो फ्रांस की जो राष्ट्रीय सभा थी वह स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट की जो पराजय हुई थी वह 1815 ईस्वी में हुई थी। और कब हुई थी? वाटरलू के युद्ध में। कहाँ पर हुई थी? वाटरलू के युद्ध में हुई थी। अगला प्रश्न, क्रांतिकारियों ने फ्रांस का पहला लिखित संविधान कब बनाया था? जो पहला लिखित संविधान बनाया था कब बनाया था? 1791 ईस्वी में। कब बनाया था? 1791 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, अगला देखते हैं, नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? तो नेपोलियन की जो मृत्यु हुई थी वह 5 मई 1821 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? सेंट हेलेना द्वीप पर हुई थी। कहाँ हुई थी? सेंट हेलेना द्वीप पर हुई थी। बास्टिल के दुर्ग का पतन कब हुआ? तो तभी अभी आपको बताया था पिछले पेज पर, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को ही बास्टिल के दुर्ग का पतन कर यहाँ से क्रांति का पूर्ण रूप से आगाज शुरू हो गया। अगला प्रश्न, लुई 16 को फांसी कब दी गई? ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा था हमने, 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। कब दी गई थी? 21 जनवरी 1793 ईस्वी को फ्रांस के सम्राट लुई 16 को फांसी दे दी गई थी। उस सभा का नाम लिखिए जिसे बुलाने से क्रांति का शुभारंभ हुआ था। क्या प्रश्न है? उस सभा का नाम लिखिए जिसे बुलाने से क्रांति का शुभारंभ हुआ था। सभा का नाम क्या था? स्टेट्स जनरल। स्टेट्स जनरल नामक जो सभा थी, इसको संसद का, फ्रांस का संसद कहा जाता था। इसको बुलाने पर, जब इसका अधिवेशन बुलाया था, इस सभा का अधिवेशन बुलाने पर फ्रांस में क्रांति का शुभारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, फ्रांस की संसद का क्या नाम था? फ्रांस की प्राचीन संसद थी, उसका क्या नाम था? उसका नाम था स्टेट्स जनरल। आप सब मुझे फ्रांस की संसद का नाम बताएंगे। तो मैं इसमें बताएंगे फ्रांस की संसद का नाम स्टेट्स जनरल के स्थान पर क्या रखा गया था। क्या बताएंगे? संसद का नाम क्या रखा गया था। देखते हैं कौन कौन बच्चा सही आंसर करता है। अगला प्रश्न है, रूसो कौन था और उसकी प्रसिद्ध कृति कौन सी थी? तो आज ही बताया था आपको, रूसो फ्रांस का एक दार्शनिक था, उसकी कृति का नाम था वह था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट हम क्या कहते हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट को सामाजिक समझौते, सामाजिक अनुबंध भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सामाजिक अनुबंध, अनुबंध भी कहते हैं। सामाजिक अनुबंध भी कहते हैं। किसे कहते हैं? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। चलिए अगला एक थोड़ा सा लॉन्ग प्रश्न है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन किन परिस्थितियों में हुई थी? तो प्रश्न क्या है? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी? यानी कि आपको फ्रांस की क्रांति के कारण बताना है। क्या बताना है? फ्रांस की क्रांति के कारण बताना है। फ्रांस की क्रांति के कौन कौन से कारण थे? तो सबसे पहला फ्रांस की क्रांति का सामाजिक कारण था। सामाजिक कारण हम बताएंगे। क्या बताएंगे कि जो फ्रांस का समाज था वो कई वर्गों में बटा हुआ था। कितने वर्गों में था? 3 वर्गों में बटा हुआ था। और इन वर्गों को इसमें एस्टेट कहते थे। क्या कहते थे? हम एस्टेट कहते थे। प्रथम स्टेट पाद्री वर्ग से संबंधित था, दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे, तीसरे स्टेट में साधारण लोग आते थे। कौन आते थे? साधारण लोग, जो भी आपके कर्मचारी, वकील, किसान, मजदूर, नौकर, इसे हम कृषक वर्ग भी कहते थे। वो केवल और केवल तीसरा स्टेट ही कर देने के लिए बाध्य था। प्रथम और द्वितीय स्टेट को कर देने से छूट मिली हुई थी। यही सामाजिक कारण था कि जो 3 स्टेट थे, 3 स्टेट में से केवल एक ही स्टेट पर उनके एक ही वर्ग को कर देना पड़ता था। बाकी सभी वर्ग कर देने से बचे हुए थे, उन्हें छूट मिली हुई थी। तो ये आपका पहला कारण हो गया। दूसरा कारण था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या थी कि 1774 में जो लुई 16 था, जो फ्रांस का शासक था, लुई 16, लुई 16 ने क्या किया था भाई? 1774 में गद्दी संभाली थी, शासन की सत्ता संभाली, गद्दी पर बैठा था। तो कैसा शासक था? अदूरदर्शी, यानी कि उसको कोई जानकारी नहीं थी। अदूरदर्शी था तो क्या नहीं समझ पाया? जनता की आवश्यकताओं को समझ ही नहीं पाया। और उसके जो सामाजिक सामर्थ्य चरित्र होना है वह भी उसका सही नहीं था। कैसा चरित्र था उसका? सामंत चरित्र, यानी कि सामंत के लोगों को ज़्यादा बढ़ावा करता था, जिसके कारण से लोगों में असंतोष
हो गया था। यही कारण था, ये था राजनीतिक कारण। दोबारा सुनेंगे 1774 में, दोबारा सुनेंगे क्या है 1774 में बोर्बो वंश में कई लुईस सोलह ने शासनिक सत्ता संभाल दी, और वो कौन था, एक दूरदर्शी शासक था जो जनता की आवश्यकताओं को नहीं समझ पाया। उसका समाज का सामंतिक चेहरा था, उनको सामंतिकवाद ज्यादा मानता था, जिससे समाज में विभेद होता था, बढ़ावा देता था। यह था राजनीतिक कारण। चलो अगला देखते हैं। अगला कौन सा कारण हो गया, अगला कारण हो गया आर्थिक कारण। कौन सा कारण हो गया, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या आता है भाई, आर्थिक में आते हैं टैक्स, कर। जहाँ धन की बात होती है तो ये था आर्थिक कारक। आर्थिक में क्या है, करों का विभाजन प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों में था, जिसमें पादरी और कुलीन वर्ग जो थे प्रत्यक्ष कर से मुक्त थे, इन्हें कोई भी कर नहीं देना होता था। टाइट कृषक वर्ग से चर्च द्वारा बचे, यानी कि जो चर्च कौन होता है, पादरी वर्ग। पादरी वर्ग क्या करता था, कर वसूलता था। चर्च कौन होता है, पादरी। पादरी लोग चर्च में काम करते, पादरी टैक्स वसूलते थे, टैक्स देते नहीं थे। क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे। तो इसलिए ये आर्थिक कारण था, जहाँ पर केवल कृषक वर्ग ही कर देता था, इनके तीसरा वर्ग कर देता था। और ये पक्षपातपूर्ण तरीका भी राजू ने अपना रखा था, क्योंकि पहले दो वर्गों को कर नहीं देना होता था, तीसरे वर्ग को कर देना होता था। चलिए अब देखें तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण आपका था 5वें सत्र से 89 जो सम्राट ने नए करों के प्रस्ताव दिए थे। क्या करना चाहता था, करों को बढ़ाना चाहता था। तो तीसरे एस्टेट के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध करने का आप समझ गए होंगे, क्योंकि पहले दो एस्टेट को कर देना ही नहीं होता था। तो जब तीसरे एस्टेट में विरोध किया तो उन्होंने क्या किया, फिर वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में अपने आप को जमा कर लिया। वो एकत्र हो गए, कहाँ हो गए, वर्साई के टेनिस कोर्ट में वो एकत्र हो गए। और वहाँ एकत्र होकर के उन्होंने अपने आप को एक नया संविधान बनाने की घोषणा की। क्या करने की घोषणा की, नया संविधान बनाने की घोषणा की। और इस व्यवस्था की, जो भ्रष्ट व्यवस्था थी इस सरकार की, फ्रांसीसी जनता में बहुत ज्यादा व्याप्त हो चुका था। इसके अतिरिक्त मध्यम वर्ग के दार्शनिकों ने भी अपने विचारों से सभी को उनके अधिकारों और शोषण को अवगत कराया। जो मध्यम वर्ग के दार्शनिक थे उन्होंने भी अपने विचारों से सभी लोगों को, तो लोगों के कौन कौन से अधिकार इस समय, इसमें रूसो की बुक का भी महत्वपूर्ण योगदान था। रूसो ने कौन सी बुक लिखी थी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके आधार पर भी लोगों को उनका अधिकारों की जानकारी हो गई थी। ये तत्कालीन कारण था, समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला, कौन से समूह सत्ता छोड़ने के मजबूर हो गए, और क्रांति के नतीजों से समाज के किन किन समूहों को निराशा हुई होगी। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर आपका सर्वाधिक लाभ किसको होगा, जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, तो वो था तृतीय स्टेट। कौन था, तृतीय स्टेट। तो तृतीय स्टेट के धनी सदस्य जो मध्यम वर्ग था, उसको फ्रांसीसी क्रांति का सर्वाधिक लाभ हुआ। इन समूह में कौन थे, मजदूर थे, किसान थे, छोटे अधिकारीगण थे, वकील थे, अध्यापक, यानी कि जो भी पेशे से नौकरी करते थे वे सभी उसमें शामिल होते थे। पहले इन सभी को कर अदा करने पड़ते थे, पादरी और कुलीन लोगों के द्वारा कर नहीं होता था, और वे हर कदम पे इन लोगों को अपमानित भी करते थे। लेकिन क्रांति के बाद क्या हुआ, समाज के जो उच्च वर्ग के समान व्यवहार किया जाता था, उनके साथ भी जैसा उच्च वर्ग के साथ व्यवहार किया जाता है ऐसा समान व्यवहार किया जाने लगा। पादरी और कुलीनों को शक्ति त्यागने पर बाध्य होना पड़ा, और उनसे सभी विशेषाधिकार छीन लिए गए। यानी कि इससे पहले जो पादरी और कुलीनों को अधिकार दिए गए थे वे सब अधिकार छीन लिए गए। तो क्या समझेंगे, क्रांति के समाज के अपेक्षाकृत जो निर्धन लोग थे, महिलाएं थी, उन्हें तो निराशा ही हुई होगी, क्योंकि क्रांति में भी क्या हुआ, क्रांति के बाद भी समानता का प्रतिज्ञा पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हुई थी। जो समानता की बात हुई थी, समानता गरीब लोगों को नहीं हुई थी। जो वोट देने का अधिकार मिला था वह उन्हीं को मिला था जो फ्रांस के एक्टिव नागरिक थे। आप मुझे बताएंगे फ्रांस के एक्टिव नागरिक कौन से होते हैं। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में 19वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांस में कौन सी विरासत छोड़ कर गए थे। यानी 1920वीं सदी की जो दुनिया के लिए थी, फ्रांस की क्रांति कौन सी विरासत छोड़ के गई थी। तो ये विरासत तीन प्रकार से थी। सबसे पहले स्वतंत्रता और समानता के भाईचारे जैसे विचार। कौन से, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे का जो विचार आया था, ये सब फ्रांसीसी क्रांति की महत्वपूर्ण देन थी। और 19वीं सदी में प्रत्येक देश के लोगों के लिए ये विचार आधारभूत सिद्धांत बने। दूसरा,
नागरिकों के लिए समान अधिकार की अवधारणा को भी बढ़ावा मिला। यदि हम तीसरे फंड की बात करते हैं तो राजतंत्र के निरंकुश शासन है इसका अंत करने का मिला और लोगों को गणतंत्र के विचार से अवगत कराया और न केवल यूरोप बल्कि पूरे विश्व में राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की। सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो गया, फ्रांस ने क्या किया कि सभी लोगों के लिए राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की। अभी अगला प्रश्न है आपसे, उन जन अधिकारों की सूची बनाइए जो हमें आज भी मिले हुए हैं जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में। तो फ्रांसीसी क्रांति से आज हमें मौलिक अधिकार हमारे कौन कौन से, उन्हीं अधिकार हम बात करते हैं। तो वे अधिकार जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और राजनीतिक संगठन आदि बनाने के जो अधिकार हैं, ये लोकतांत्रिक अधिकार है जो हमें फ्रांसीसी क्रांति से ही मिले हैं। अगला प्रश्न, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। तो नेपोलियन किससे संबंधित था, नेपोलियन फ्रांस से संबंधित था। किससे संबंधित था, फ्रांस से संबंधित था। 1796 ईस्वी में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 1791 ईस्वी 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई। उसके बाद 1791 ईस्वी में फ्रांस का संविधान बना। 1792 ईस्वी में संविधान लागू हुआ, फ्रांस में तंत्र बना। 1793 ईस्वी में जो फ्रांस का राजा था उसे फांसी दे दी गई। 1794 ईस्वी में जो जैकोबिन क्लब का राजा बना था रोबेस्पियर, उसे भी फांसी पर लटका दिया गया। और 1795 में क्या हुआ, निर्देशिका जिसको डायरेक्टरी कहते थे, डायरेक्टरी का शासन स्थापित किया गया, यानी कि निर्देशिका का शासन स्थापित किया गया। 1796 में निर्देशिका का भी पतन हो गया। उसके पतन के बाद में तुरंत नेपोलियन का उदय हुआ। निर्देशकों में क्या होता था, यानी डायरेक्टरी में क्या होता था, विधानसभाएं होती थी उनसे झगड़ा होता था, बाद में उन्हें निष्कासित करने का प्रयास करती थी। निर्देशिका राजनीतिक रूप से अत्यधिक अस्थिर थी। कैसी थी, अस्थिर थी। यहाँ पे नेपोलियन सैन्य तानाशाह के रूप में सत्तारूढ़ हो गया। क्या हो गया, सैन्यों के तानाशाह के रूप में सत्तारूढ़ हो गया। और 1804 में नेपोलियन ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। कब कर दिया, 1804 ईस्वी। और क्या करने लगा, पड़ोसी यूरोपीय देशों पर विजय के लिए निकल पड़ा, राजवंशों को हटाया, साम्राज्यों को जन्म दिया। और 1804 में उसने एक नेपोलियन संहिता या सिविल कोड नागरिक संहिता का भी निर्माण किया। उसने हाँ, और क्या किया, उसने जो अलग अलग साम्राज्यों को जन्म दिया, इसमें अपने परिवार के सदस्यों को आरूढ़ किया, यानी कि जो भी उसके परिवार के सदस्य थे उन सदस्यों को शासन सत्ता दे दी। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा जैसे कई कानून भी बनाए, दशमलव प्रणाली पर आधारित नापतोल की एक समान पद्धति शुरू की और लास्ट में 1815 ईस्वी में वाटरलू में उसकी हार हो गई। तो इस तरह से हम नेपोलियन को को समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का इतना, बाकी अगली वीडियो में। और थैंक यू सो मच। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।